हेलो जी, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि भई हम जो हमारा मेंस का एग्ज़ाम होना है हिस्ट्री का, उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो इससे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री की एक वीडियो बना चुके हैं भई, लेकिन सिलेबस ज़्यादा होने की वजह से हमने 2 वीडियो बनाई हैं। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो भी मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है? अकॉर्डिंग टू सिलेबस है, मेंस का जो हिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है? सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन क्या है? भूमिका। भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन वे आंदोलन हैं जो 19वीं सदी में आरंभ होते हैं, जिनका उद्देश्य सामाजिक और धार्मिक सुधार करना था। इनमें ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक समाज, एजावा आंदोलन, दलित आंदोलन आदि प्रमुख। सामाजिक धार्मिक प्रथाएं 19वीं सदी के पूर्वार्ध में भारतीय समाज जाति आधारित पतनशील और प्रतिगामी था। यहाँ कुछ प्रथाओं का पालन किया जाता था जो मानवीय भावनाओं या मूल्यों के बिल्कुल भी अनुरूप नहीं थी, लेकिन धर्म के नाम पर उनका पालन किया जा रहा था। प्रबुद्ध भारतीय। इसमें भारतीय समाज में कुछ प्रबुद्ध व्यक्तित्व के धनी लोग हुए, जिनमें राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद। आपको जिन भी समाज सुधारक के नाम है आप याद हैं वो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अभी इन आंदोलनों को भी 2 भागों में बांटा जाता है। सुधारवादी आंदोलन जैसे ब्रह्म समाज और प्रार्थना समाज, पुनरुत्थानवादी आंदोलन जैसे आर्य समाज और देवपंथ आंदोलन। ये दोनों ही आंदोलन अलग अलग स्तर पर धर्म की खोई हुई शुद्धता की अपील पर निर्भर थे, जिसे वे सुधारना चाहते थे। कारक। औपनिवेशिक सरकार की उपस्थिति होना। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने अंग्रेजी भाषा के साथ साथ कुछ आधुनिक विचारों को भी पेश किया। ये विचार स्वतंत्रता, सामाजिक और आर्थिक समानता के थे, जिनका भारतीय समाज पर प्रभाव पड़ा। सामाजिक तथा धार्मिक कुरीतियां। 19वीं सदी में भारतीय समाज धार्मिक अंधविश्वासों और सामाजिक रूढ़िवाद के एक दुष्चक्र में फंस गया था। भी सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां होना। फिर है महिलाओं की निराशजनक स्थिति होना। महिलाओं की स्थिति बहुत ही चिंताजनक थी। कन्या हत्या, बाल विवाह, बहु विवाह, सती प्रथा ये बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। शिक्षा का प्रसार और विश्व में जागरूकता। धीरे धीरे समाज में शिक्षा का प्रसार होने लगा और उन्हें समाज में फैली कुरीतियों के प्रति सुधार के लिए संघर्ष करने की भावना ने झकझोर दिया। महत्व। सुधारवादी आंदोलनों ने यह साबित कर दिया कि सभ्यता और नैतिकता के मामले में भारतीय किसी से भी कम नहीं है। इससे भारतीयों में आत्मसम्मान की भावना बढ़ी। यही आत्मसम्मान की भावना राष्ट्रवादी भावना में परिवर्तित हो गई। मानवतावाद की भावना में वृद्धि होने से भी छुआछूत की भावना में कमी आई। महिलाओं की स्थिति में व्यापक स्तर पर सुधार हुए। भारतीय समाज की संस्कृति और सभ्यता को जानने में मदद मिली। निष्कर्ष। इन आंदोलनों से भारत में तर्कवादी और मानववादी चिंतन को बढ़ावा मिला। इसे पुनर्जागरण की तुलना में नवजागरण कहना अधिक उचित है। तो जो ये सुधारवादी आंदोलन है उसका एक कॉमन क्वेश्चन है भाई, आप क्या लिखेंगे भी 16वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी में भी भारतीय समाज में फैली हुई कुरीतियों के खिलाफ जो है सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन आरंभ हुए। फिर आप उसमें लिख देंगे भी सामाजिक धार्मिक प्रथाएं। जो उस समय में भाई भारतीय समाज था वो क्या था, पतनशील और प्रतिगामी था। उसमें ऐसी प्रथाओं का पालन किया जाता था जो मानवीय भावनाओं के बिल्कुल भी अनुकूल नहीं थी, लेकिन धर्म की आड़ पर उनका पालन किया जा रहा था। प्रबुद्ध व्यक्तित्व में आप क्या लिखेंगे भी, उस समय में कुछ ऐसे धनी व्यक्तित्व के लोग हुए जैसे कि राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जी, ज्योतिबा फुल्ले, ठीक है। भी आप कुछ मेन जो आपको याद आते हैं ना समाज सुधारक, उनके नाम लिख देंगे। फिर आप लिखेंगे कि जो समाज ये आंदोलन थे ये भी 2 प्रकार के थे। एक कौन सा था भी, सुधारवादी आंदोलन, और दूसरा पुनरुत्थानवादी आंदोलन। एक एक आप एग्जाम्पल लिख देंगे भी। सुधारवादी आंदोलन में आप क्या लिखेंगे, ब्रह्म समाज, क्योंकि आपको पता ना भी ब्रह्म समाज के संयोग से ही 1829 में जो सती प्रथा है उसको बंद कर दिया जाता है भी लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। फिर है भी पुनरुत्थानवादी आंदोलन, भाई आर्य समाज। जैसे कि आर्य समाज ने क्या किया भी, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया, शुद्धिकरण पर बल दिया, ठीक है। तो पुनरुत्थानवादी और सुधारवादी आंदोलन ये 2 प्रकार के थे। अब इन आंदोलनों का होने का क्या कारण था भी, इसके पीछे क्या रीजन थे। तो सबसे पहले क्या थे भी, जो औपनिवेशिक सरकार की उपस्थिति थी वो सबसे मेन रीजन था। क्योंकि जब ये भारत में आए तो इन्होंने भी अंग्रेजी भाषा के साथ साथ आधुनिक विचारों को भी पेश किया था। इन्होंने सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक विचारों भी एक समानता पर बल दिया था। इसके अलावा भाई क्या था, जो सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां फैली हुई थी उस टाइम पर भी अंधविश्वास का पालन किया जाता था। और महिलाओं की निराशजनक स्थिति। महिलाओं की निराशजनक स्थिति क्यों थी भाई, क्योंकि बाल विवाह था, दहेज प्रथा थी, सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं उस समय समाज में उपस्थित थी। इसके साथ साथ क्या था भाई, शिक्षा का प्रसार और विश्व में जागरूकता होना भी, क्योंकि समाज में क्या हुआ था भाई, शिक्षा का प्रसार होने लगा था। तो जो समाज में फैली हुई कुरीतियां थी उनके प्रति भी लोग जागरूक हो गए थे। अब इसके महत्व क्या है भाई, सुधारवादी आंदोलनों का क्या क्या महत्व हुआ। सबसे पहले तो जो भारतीय थे उनमें भी आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई, और आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई तो राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। मानवतावाद को बढ़ावा मिला। जो छुआछूत जैसी जो प्रथाएं उस टाइम पर प्रचलित थी ना, वो सारी भी लोगों ने धीरे धीरे छोड़नी आरंभ कर दी। इसके साथ साथ भी महिलाओं की जो स्थिति थी उसमें सुधार हुआ और शिक्षा का भी प्रसार हुआ। भारतीय समाज की संस्कृति और सभ्यता को जानने में
मदद मिली। तो ये था भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ब्रह्म समाज। ठीक है, हम इसमें ना सारे मेन जैसे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, सत्यशोधक समाज, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा थोड़ा राजा राम मोहन जैसे भी ऐसे आ सकता है क्वेश्चन। मान लीजिए 4 नंबर का तो आपसे राजा राम मोहन राय का पूछ लें और 6 नंबर में आपसे ब्रह्म समाज पूछ लें, या फिर भी 6 नंबर में राजा राम मोहन राय या 5 नंबर में और बाकी का आपसे ब्रह्म समाज। तो आपको ये सारे अच्छे से कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले तो भाई देखो, आपको जो मेन है उनकी आपको डेट ऑफ बर्थ याद होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि अभी देखो अपना सबसे पहले है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय का जन्म कब होता है भाई? 22 मई 1772 में। कहाँ पर होता है? बंगाल के राधानगर में होता है। इसके बाद दूसरा कौन सा है भाई? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ होता है भाई? कब होता है? सबसे पहले तो 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में होता है। और ये भी इनका भी ब्राह्मण परिवार में होता है, और जो राजा राम मोहन राय है उनका भी ब्राह्मण परिवार में होता है। उसके बाद भाई कौन है? ज्योतिराव फुले। ज्योतिराव फुले का जन्म कब होता है भाई? ज्योतिराव फुले का जन्म कब होता है? 11 अप्रैल और 1827 में। इनका कहाँ होता है? भी महाराष्ट्र में एक माली परिवार में इनका जन्म होता है। ठीक है भाई, जो अपने ज्योतिराव फुले जी हैं। फिर उसके बाद हैं स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का जन्म कब होता है भाई? 12 जनवरी 1863 में, क्योंकि सही 30 साल के बाद 1893 में शिकागो जो धर्म सम्मेलन है उसमें पार्टिसिपेट करते स्वामी विवेकानंद जी। और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब होता भी? 14 अप्रैल 1891। तो इस तरीके से आप जब है ना एक दूसरे को, क्योंकि इनका मेन आपको अगर डाटा पता नहीं भी फैक्चुअल डाटा, तो देखो सारे जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है वो सारे क्या है भी कि एकेश्वरवाद पर बल दिया गया है, जाति प्रथा के विरुद्ध इसमें आवाज उठाई गई है। जो उस टाइम पर जो कुरीतियां थी उनको खत्म करने के लिए लोगों ने प्रयास किए हैं। जैसे कुछ ऐसे हैं भी, जैसे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और इसके साथ अपने ज्योतिराव फुले जी हैं। तो उन्होंने क्या किया है भी, अलग अलग जैसे भी आपका जो नीची जातियों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था ना उसको रोकने का और महिलाओं की स्थिति को उच्च करने का प्रयास किया गया है। आप है ना ऐसे जैसे भी थोड़े थोड़े सबके, जैसे राजा राम मोहन राय है तो राजा राम मोहन राय के आप एक तो संवाद कौमुदी होगी। ठीक है, और ये आपकी मिरातुल अखबार, फारसी में मिरातुल अखबार हो गया, और द प्रिस्पेक्ट्स ऑफ जीसस, ये इनकी पत्रिकाएं और इनकी रचनाएं हो गई। इसके साथ जैसे आप दयानंद सरस्वती का उन्होंने क्या क्या किस किस चीज़ की स्थापना की थी भाई? उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। ठीक है, ऐसे जैसे जो मेन चीज़ें हैं। और उन्होंने सत्यात प्रकाश लिखी थी। आर्य समाज की स्थापना 1875 में की थी। बाकी तो सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं भाई, कि एकेश्वरवाद पर बल दिया गया है, मूर्ति पूजा का विरोध किया गया है। इन्होंने भी अलग अलग, जैसे भी जो राजा राम मोहन राय हैं उनको भारतीय पुनर्जागरण का पिता बोला जाता है। तो मैंने एक बार आपको मेन मोटा मोटा बता दिया भी सारा, जैसे कैसे भी कौन कौन है। जैसे अब ये है आपका ब्रह्म समाज है, तो आपको एग्जैक्ट डेट याद होनी चाहिए। 20 अगस्त 1828 में। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर और राजा राम मोहन राय ने इनकी स्थापना कहाँ की थी भी? कलकत्ता में। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा? क्योंकि ये पहला सामाजिक सुधार आंदोलन माना जाता है भाई। ठीक है, जो ब्रह्म समाज है, बाकी सारे इसके बाद स्टार्ट होते हैं। तो अभी हम ब्रह्म समाज वाला करेंगे। एक बार मैंने आपको मोटा मोटा सारा बता दिया है। ब्रह्म समाज भूमिका। ब्रह्म समाज भारत का एक सामाजिक धार्मिक आंदोलन था जिसने बंगाल के पुनर्जागरण युग को प्रभावित किया। स्थापना। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय तथा द्वारकानाथ टैगोर ने मिलकर 20 अगस्त 1828 में की थी। उद्देश्य। इसका प्रमुख उद्देश्य शाश्वत ईश्वर की पूजा करना था। यह पुरोहितवाद अनुष्ठानों के विरुद्ध था। यह प्रार्थना ध्यान पर केंद्रित था। समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे सती प्रथा, प्रदा प्रथा, बाल विवाह के विरोध में जोरदार संघर्ष किया। अब इसका महत्व क्या था भैया? आधुनिक भारत का पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। तर्कवाद और ज्ञानवाद को बढ़ावा मिला। राष्ट्रवाद की भावना को, ये जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन है, आप महत्व में ये सारी चीजें लिख सकते हैं, सिर्फ ये वाली लाइन छोड़कर और ये वाली लाइन छोड़कर, क्योंकि ये पहला आंदोलन था। ठीक है, यह पहला बौद्धिक सुधार आंदोलन था। धर्मों की एकता की भावना ने जन्म लिया। यह सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक आंदोलनों का अग्रदूत बना। सबसे बड़ी उपलब्धि भी सती प्रथा का 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा से निषेध कर दिया गया था। उसके बाद है भी राजा राम मोहन राय जीवन। राजा राम मोहन राय का जन्म 22 मई 1772 में बंगाल के राधानगर में एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनकी जो आरंभिक शिक्षा थी वो अरबी और फारसी में कहाँ हुई थी? पटना में। और संस्कृत वाली कहाँ हुई थी भी? बनारस में। भूमिका। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत के पुनर्जागरण के पिता और अथक समाज सुधारक हैं, जिन्हें भारत में प्रबोधन और मतलब इतना आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप एक लाइन लिख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। ठीक है, विचारधारा। ये पश्चिमी आधुनिक विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित है। आप सभी को पता होगा कि इन्होंने जो है ना अंग्रेजी भाषा के जब शिक्षा को का जो माध्यम लागू किया जा रहा था, तो इन्होंने
अंग्रेजी भाषा को समर्थन दिया था। ये पश्चिमी आधुनिक विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। इन्होंने बुद्धिवाद और आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल दिया। उनका मानना था कि धार्मिक रूढ़िवादिता समाज को हानि पहुंचाती है। जाति व्यवस्था के प्रबल विरोधी थे, एकेश्वरवाद की भावना में विश्वास करते थे। उनका मानना था कि जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं हुआ, समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। इन्होंने सती प्रथा, बाल विवाह, बहु विवाह, दहेज प्रथा, अशिक्षा के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई थी। आपको पता होगा अभी राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? जो उस टाइम पर मुगल शासक थे ना भाई, अकबर द्वितीय, उसके द्वारा इनको राजा की उपाधि दी गई थी। और 1833 में ब्रिस्टल में, इंग्लैंड में जाकर इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी जो पेंशन के मुकदमे से रिलेटेड यहाँ पर लंदन में गए हुए थे, ब्रिटेन में, ठीक है, वहाँ इनकी मृत्यु होती भाई। सुधार, धार्मिक सुधार में सबसे पहले 1803 में इन्होंने तुफुहात उल मुहावदीन, ये इनकी पत्रिका है, हिंदुओं के तर्कहीन धार्मिक आडंबरों का उजागर किया। ईसाई धर्म के कर्मकांड की भी इन्होंने आलोचना की। 1815 में मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता का विरोध करने के लिए आत्मीय सभा की स्थापना की। 1815 में किसकी स्थापना की भी? आत्मीय सभा की। और सामाजिक सुधार, देखो ये तो धार्मिक सुधार हो गए, अलग अलग से ऐसे डिफाइन किया है कि धार्मिक सुधार में क्या किया इन्होंने। 1815 में मूर्ति पूजा, जातिगत कठोरता का विरोध करने के लिए इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की। और सामाजिक सुधार में इनकी जाति व्यवस्था, छुआछूत, अंधविश्वासों के खिलाफ अभियान चलाया। महिलाओं की स्थिति में सुधार करने के लिए इन्हीं के प्रयासों से 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को पूर्णतः बंद कर दिया गया। महिलाओं के लिए विरासत तथा संपत्ति के अधिकार की इन्होंने मांग की। शैक्षिक सुधार में राजा राम मोहन राय पश्चिमी शिक्षा, अंग्रेजी के पक्षधर थे। 1817 में हिंदू कॉलेज खोलने में डेविड हेयर के प्रयासों का इन्होंने समर्थन किया। 1825 में वेदांत कॉलेज की इन्होंने स्थापना की। ये शैक्षणिक सुधार हो गए भाई। नागरिक स्वतंत्रता के बहुत बड़े पक्षधर थे। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लेखन और अन्य गतिविधियों से इन्होंने समर्थन किया। इन्होंने विदेशों में भारतीय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क को कम करने और ईस्ट इंडिया के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने का आह्वान किया। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए लेखन और अन्य गतिविधियों से इन्होंने समर्थन किया। उन्होंने विदेशों में भारतीय वस्तुओं पर निर्यात शुल्क को कम करने और ईस्ट इंडिया के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त करने का आह्वान किया। तो ये हमने अलग अलग डिफाइन कर दिए हैं भाई इनके। धार्मिक सुधार आंदोलन, सामाजिक सुधार आंदोलन, शैक्षणिक सुधार आंदोलन, प्रेस की स्वतंत्रता और भी इनके जो है वस्तुओं पर जो शुल्क लगाया उन, ठीक है। अब है इनके साहित्य काम। 1803 में तुफवात उल मुहाद्दीन, 1815 में वेदांत गाथा और ईशोपनिषद, ये सारे आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जो आपको याद हो जाए, जैसे आपको याद हो जाएगी भाई जो इनकी बुक है द प्रिस्क्रिप्ट्स ऑफ जीसस, बंगाली साप्ताहिक संवाद कौमुदी 1821 में, फारसी साप्ताहिक मिरातुल अखबार प्रमुख कृतियां हैं। मृत्यु, राजा राम मोहन राय दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय की पेंशन से संबंधित शिकायतों के लिए इंग्लैंड गए थे। तो इनको अकबर द्वितीय ने ही इन्हें राजा की उपाधि दी थी। राजा राम मोहन राय की मृत्यु 1833 में इंग्लैंड में ही हुई थी। निष्कर्ष, राजा राम मोहन राय अपने समय के कुछ लोगों में से एक थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को महसूस किया। उन्हें मालूम था कि मानव सभ्यता का आदर्श राष्ट्रों के आपसी सहयोग के साथ साथ व्यक्तियों की अंतर्निर्भरता और भाईचारे में है। उसके बाद अभी हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती के जीवन दर्शन की अभिव्यक्ति आर्य समाज के सिद्धांतों और कार्यों से होती है। तो हम आपको पता भी स्वामी दयानंद सरस्वती का मैंने आपको बता दिया है कि उनका जन्म कब होता भी 12 फरवरी 1824 में होता है और गुजरात के टंकारा नामक स्थान पर होता है। इनका जन्म भी एक ब्राह्मण परिवार में होता है। तो इनके विचार हमें किससे पता चलते हैं? जो इनकी बुक है भाई, ठीक है, सत्यार्थ प्रकाश, और इन्होंने जिसकी स्थापना की थी संस्था की आर्य समाज, इससे इनके विचारों का हमें पता चलता है। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारतीय पुनर्जागरण युग का भी हिंदू मार्टिन लूथर कहा जाता है। मार्टिन लूथर आपको पता है ना भी, जर्मनी से रिलेट करता है। उसने जो पादरी है ना, पाप मोचन पत्रों की बिक्री कर रहा था, उसका बहुत ज़्यादा विरोध किया था। तो धार्मिक सुधार आंदोलन का इसे मार्टिन लूथर, भारतीय पुनर्जागरण का तो इनको बोला जाता है दयानंद सरस्वती जी को। ठीक है, इनके द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश और स्थापित आर्य समाज यह संदेश देता है कि वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन का नाम मूल शंकर था। सत्य की खोज में 1845 से 60 तक का समय एक तपस्वी के रूप में बिताया। दयानंद सरस्वती के विचार उनकी प्रसिद्ध कृति सत्यार्थ प्रकाश में प्रकाशित हुए। समाज के लिए योगदान, दयानंद सरस्वती एक भारतीय दार्शनिक, सामाजिक नेता और आर्य समाज के संस्थापक थे। भी कौन कौन थे इनके आप लिख सकते हैं?
भी भारतीय दार्शनिक थे, सामाजिक नेता थे और आर्य समाज के संस्थापक थे। उन्होंने 1845 से 60 का समय कैसे बिताया था? भी एक तपस्वी के रूप में बिताया था। 1876 में क्या करते हैं? भी भारतीयों के लिए नारा दिया इन्होंने, वेदों की ओर लौटो का नारा दिया इन्होंने, समाज में चतुर्वर्णीय व्यवस्था की धारणा प्रस्तुत की। 1886 में DAV स्कूल की स्थापना लाहौर में की थी। इसके साथ इन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था। भी आर्य समाज एक एकेश्वरवादी भारतीय हिंदू सुधार आंदोलन है। आर्य समाज की स्थापना 1875 में बॉम्बे में स्वामी दयानंद सरस्वती ने जातिवाद का विरोध करना, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए की थी। यही आपको याद रखना भी यहाँ पे, ये तो आर्य समाज है। और ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? भी 20 अगस्त 1828 में। इसकी बॉम्बे में होती है और ब्रह्म समाज की कलकत्ता में होती है। कौन कौन करते हैं? भी राजा राम मोहन राय और देवेंद्र नाथ टैगोर। निष्कर्ष, दयानंद सरस्वती का योगदान एक विचारक और सुधारक दोनों के रूप में सहज प्रेरणा का स्रोत है। उन्होंने सक्रिय रूप से समाज सुधार आंदोलन चलाए, आर्य कन्या पाठशालाओं का जाल फैलाया और आर्य समाज मंदिरों से राष्ट्रीय जागरण का बिगुल बजाया। ठीक है भाई, ये आसान ही है, आप अगर इसको अच्छे से पढ़ोगे ना तो दयानंद सरस्वती का आपको याद हो जाएगा। उसके बाद अभी ज्योतिराव फुले के संक्षिप्त जीवन परिचय के साथ सत्य शोधक समाज की स्थापना करें। सबसे पहले तो अभी सत्य का शोधक का मतलब क्या होता है? सत्य की खोज करना। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई जो ज्योतिराव फुले जी हैं उनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो ज्योतिराव फुले जी का जन्म कब हुआ था? भाई 11 अप्रैल 1827 में महाराष्ट्र में एक माली परिवार में हुआ था। ठीक है। 19वीं सदी में भारत में व्याप्त सामाजिक धार्मिक बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाने के लिए कई समाज सुधारक हुए। इन समाज सुधारकों में एक प्रमुख नाम ज्योतिराव फुले का है, जिन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। भी सत्यशोधक समाज की स्थापना कब करते हैं? 1873 में। और इनकी जो पुस्तक है गुलामगिरी वो कब लिखते हैं? ये 1872 में। इसके साथ साथ इन्होंने किसान का कोड़ा, जमींदार का कोड़ा, अन्य काफी सारी बुक्स भी लिखी है भाई। ठीक है। जीवन, इनका जन्म 11 अप्रैल 1827 को महाराष्ट्र में एक माली परिवार में हुआ था। 1841 में फुले को स्कॉटिश मिशनरी हाई स्कूल में नामांकित किया गया ताकि वो अपनी शिक्षा पूरी कर सके। विचारधारा, उनकी विचारधारा स्वतंत्रता, समतावाद और समाजवाद पर आधारित थी। ये थॉमस पेन की जो बुक थी भाई द राइट्स ऑफ मैन, इससे बहुत अधिक प्रभावित थे। ठीक है। जो ज्योतिराव फुले जी थे वो थॉमस पेन की पुस्तक द राइट्स ऑफ मैन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। उनका मानना था कि सामाजिक बुराइयों पर फतेह महिलाओं और निचली जातियों के ज्ञानोदय से पाई जा सकती। इन्होंने बहुत सारे, जैसे भाई मंदिरों में प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया था। जो इनकी पत्नी थी भी सावित्रीबाई फुले, वो पहली महिला शिक्षिका मानी जाती है भारत की। और इन्होंने भाई पुणे में पहले महिला जो स्कूल है उसकी स्थापना की थी। इनके प्रमुख प्रकाशन में भाई आप तृतीया रतन, गुलामगिरी, ठीक है, ये वाली कर सकते हैं। गुलामगिरी की कब होती है भाई? 1873, 1872 आनी चाहिए भी। ठीक है। संबंधित संघ, महाराष्ट्र में निचली जातियों के सम्मान के लिए 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की। महात्मा की उपाधि, इन्हें महात्मा की उपाधि सामाजिक कार्यकर्ता विठल राव कृष्ण जी वंदेकर द्वारा दी गई थी। और इनको भी जो मतलब एक और उपाधि थी वो ज्योतिराव फुले, ठीक है भाई, महात्मा की उपाधि इनको दी थी। समाज सुधारक, इन्होंने अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया। इनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत की पहली शिक्षिका मानी जाती है। 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी संचालित स्कूल खोला गया। लैंगिक समानता में विश्वास रखते थे। इन्होंने ब्राह्मणों और अन्य उच्च जातियों की रूढ़िवादी मान्यताओं का विरोध किया और उन्हें पाखंडी का करार दिया। सामूहिक स्नानागार का निर्माण करना, सभी जातियों के साथ मिलकर भोजन करना, जन जागरूकता अभियान चलाया। सत्यशोधक समाज, इसका अर्थ क्या है भाई? सत्य की खोज करना। इसकी स्थापना कब करते हैं भाई? 24 सितंबर 1873 में। ज्योतिबा फुले द्वारा स्थापित एक पंथ है। यह एक छोटे से समूह के रूप में शुरू हुआ। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य शूद्र और अस्पृश्य जाति के लोगों को अपमान भावना से विमुक्त करना था। अब इनके कार्य क्या क्या थे? इन्होंने दलितों और महिलाओं की पीड़ा को कम करने का प्रयास किया। इसने शिक्षा के एक मिशन का समर्थन किया और महाराष्ट्र में वंचित समूहों, विशेषकर महिलाओं, किसानों और दलितों के लिए सामाजिक अधिकारों और राजनीतिक पहुंच में वृद्धि की। दलित वर्ग के लोगों के सम्मान के लिए कार्य किया। उन्हें मंदिरों में प्रवेश की अनुमति के लिए संघर्ष किया। विघटन, 1930 के दशक के दौरान इसका विघटन हो जाता है। क्यों हो जाता है? जिसके बड़े बड़े नेता थे वो कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। मृत्यु, ज्योतिराव फुले की मृत्यु 28 नवंबर 1890 में हो गई थी। 1890 में इनकी मृत्यु होती है। 1891 में किसका जन्म होता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। कब होता है? 14 अप्रैल 1891। इनकी है भी 11 अप्रैल, ठीक है, 11 अप्रैल 1827 है। और जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं उनकी
14 अप्रैल 1891। उनका स्मारक फुल्लेवाड़ा पुणे महाराष्ट्र में है। ठीक है। निष्कर्ष, ज्योतिराव फुल्ले ने सत्यशोधक समाज के माध्यम से महाराष्ट्र में अस्पृश्यता और जाति व्यवस्था को समाप्त करने के लिए कार्य किया। दलित के चित्रण के लिए पहली बार दलित शब्द का प्रयोग इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है भाई, हो गया, बहुत आसान सा है, आप आराम से कर लोगे इसको। सत्यशोधक समाज क्या है भाई? सत्य की स्थापना करना भी, सत्य की खोज करना। कब स्थापना होती है? 24 सितंबर 1873 में ज्योतिराव फुले जी के द्वारा इसकी स्थापना होती है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं कौन कौन सी है भाई? इन्होंने गुलामगिरी लिखी है जो 1872 में लिखी है। इसके साथ साथ इन्होंने किसान का कोड़ा, जमींदार का कोड़ा, ठीक है, और ये सारी इनकी रचनाएं हैं। और क्या किया भाई इन्होंने? जो पहला महिला 1848 में पुणे में पहला जो शिक्षिका है ना, लड़कियों के लिए पहले स्वदेशी जो स्कूल था वो इन्होंने ही आरंभ किया था। और जो ये सत्यशोधक समाज था, इसका उद्देश्य क्या था? जो अस्पृश्य और निम्न जातियां हैं भाई, उनको अपमान की भावना से विमुक्त करना था। इसके बाद भी हमारा अगला क्वेश्चन है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद के चिंतन में दलितों, महिलाओं, गरीबों के उत्थान तथा कर्म की प्रधानता का विचार विशेष रूप से उपस्थित रहा। विवेचना करें। सबसे पहले आपको स्वामी विवेकानंद के जन्म का पता होना चाहिए। उनका जन्म कब हुआ था, कब और कहाँ हुआ था? जो स्वामी विवेकानंद है भाई, उनका जन्म का होता है 12 जनवरी। इसको आपको पता होना चाहिए। युवा डे जो है, यूथ डे, इन्हीं के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, 12 जनवरी। ठीक है, 1863 में हुआ था। और सही 1863 में हुआ और 1893 में शिकागो धर्म सम्मेलन में अमेरिका में भाग लेते हैं, पूरे 30 साल के बाद। ठीक है, और कलकत्ता में हुआ था भी कायस्थ ब्राह्मण, उसमें ब्राह्मण परिवार में। ठीक है, कुलीन कायस्थ परिवार में हुआ था। इनके बचपन का औपचारिक नाम क्या था भी? नरेंद्रनाथ दत्त था। प्रसिद्धि, 1893 में अमेरिका के शिकागो शहर में विश्व धर्म संसद में अपने दिए भाषण के कारण विश्व प्रसिद्धि मिली, जहां पश्चिमी देशों को इन्होंने हिंदू धर्म से परिचित करवाया था भाई। 1893 में जब इन्होंने अपना भाषण स्टार्ट किया ना कि अमेरिका के मेरे भाइयों और मेरे बहनों, तो उसके बाद इनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। इनकी शिक्षाएं क्या है भाई? आत्मविश्वास, ज्ञान की खोज, आत्म सुधार, दूसरों की सेवा और सार्वभौमिक भाईचारे के महत्व पर जोर दिया अपनी शिक्षा में। आदर्श वाक्य इन्होंने क्या दिया था भाई? कि उठो भागो और तब तक भागो जब तक कि आपको अपना लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। ये किसने बोला था भाई? स्वामी विवेकानंद ने बोला था। इन्होंने क्या कहा था भी? महिलाओं की स्थिति को सुधारना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, और इन्होंने जो गरीब है ना, उसी में नारायण का रूप देखा था। और इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन कौन सी है भाई? वैसे इनके वो भाषण ही है, ज्ञान योग, धर्म योग, ठीक है, वो सारी इनकी बुक्स हैं भाई। और इन्होंने अपने जो गुरु थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी, उनकी याद में ही जो रामकृष्ण मिशन स्थापित किया था भी 1897 में। ठीक है, इन्होंने भारतीय समाज में दलितों और महिलाओं की दयनीय स्थिति की निंदा की और समाज कल्याण के लिए इनका उत्थान आवश्यक बताया। उनका मत था कि जिस समाज में महिलाओं का सम्मान नहीं होता, वह समाज कभी भी प्रगति नहीं कर सकता है। उन्होंने दरिद्र में ही नारायण देखा और उसके कल्याण को ही ईश्वर की सेवा माना। ये मनुष्य के कर्मशील बना रहने के लिए प्रेरित करते थे। उन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे की सभी धर्मों का सार बताया। रामकृष्ण मिशन यह एक ऐसा संगठन है जो मूल्य आधारित शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण का कार्य करता है, और इसकी स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की गुरु अभिव्यक्ति की भावना में करवाई थी। अब इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं भी? स्वामी विवेकानंद की प्रमुख रचनाएं, उनके द्वारा जो पत्र लिखे गए थे, जो भाषण था भी, उसी का एक भाग था। ज्ञान योग, प्रेम योग, भक्ति योग। ठीक है, यह मुख्य रूप से उनके द्वारा दिए गए भाषणों का संकलन है। निष्कर्ष, स्वामी विवेकानंद वेदांत के व्याख्याता और आध्यात्मिक गुरु थे। इनके विचारों में कार्य की प्रधानता का विचार प्रमुख था। भाई ये कहते थे कि जब तक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते ना, तब तक आपको रुकना नहीं है। ठीक है, उसके बाद अभी यंग बंगाल आंदोलन के संदर्भ में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के उत्थान और उसकी विकास को रेखांकित कर। आपको पता होना चाहिए जी, जो ये है ना यंग बंगाल आंदोलन किसने चलाया था? पुर्तगाली मूल के हेनरी वेवियन डेरोजियो थे, और ये इतिहास के शिक्षक थे भाई। ठीक है, इन्होंने चलाया था। 1809 में इनका जन्म होता है, बहुत छोटी उम्र में इनकी मृत्यु हो जाती है। मात्र 22 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हो जाती है। जो इनके स्टूडेंट होते हैं वो इनको बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं, इनकी हर एक बात को वो मानते हैं। लेकिन कुछ इसमें ऐसे लोग भी शामिल हो जाते हैं इस संगठन के अंदर, जो कि मतलब जबरदस्ती लोगों को ईसाई बनाने का कार्य करते हैं, जिससे लोगों के अंदर है ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा उग्र भावना के विचार रखते थे। ठीक है, ये मैंने आपको इसका मोटा मोटा बता दिया। यह बंगाल आंदोलन 19वीं सदी के यंग बंगाल आंदोलन 19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन में विशेष स्थान रखता है। यह आंदोलन बहुमुखी स्वरूप और व्यापकता को लिए हुए है। स्थापना, यंग बंगाल आंदोलन के संस्थापक पुर्तगाली मूल के भारतीय हेनरी
विवियन डेरोजियो द्वारा 1826 से 1832 के बीच इस कॉलेज में इसकी स्थापना की जाती है। इनके शिष्य इनसे बहुत अधिक प्रभावित थे। डेरोजियो और उनके अनुयायी, जिन्हें डेरिजियन और यंग बंगाल के नाम से जाना जाता है, तेजस्वी देशभक्त थे। उद्देश्य, इस आंदोलन के सदस्य मुक्त चिंतन की भावना से प्रेरित थे। ये तत्कालीन हिंदू समाज की सामाजिक और धार्मिक संरचना के विरुद्ध विद्रोही भावना रखते थे। इस दल में कुछ मिशनरी भी थी जो हिंदुओं के धर्मांतरण के लिए तरह तरह के उपाय भी करते रहते थे। कार्य, डेरोजियो ने अपने शिक्षण के माध्यम से साहित्य, दर्शन, इतिहास और विज्ञान के मौलिक विचारों को बढ़ावा दिया। उन्होंने अपने मांग के लिए अपने शिष्यों को प्रेरित किया। मृत्यु, 22 वर्ष की कम उम्र में डेरोजियो की हैजे से मौत हो गई। असफलता के कारण यह समूह अन्य बंगाली शिक्षाविदों से समर्थन जुटाने में असफल रहा। इनके विचार अधिक उग्र थे। इन्होंने आम जनता के मुद्दों से लोगों को नहीं जोड़ा। निष्कर्ष, सामाजिक बुराइयों के विरुद्ध लड़ने के साथ साथ इन आंदोलनों ने राष्ट्रवाद की भावना को भी जागृत किया। इसके साथ थोड़े बहुत मुस्लिम आंदोलन है भैया, उनको भी करेंगे, ठीक है। वहाबी आंदोलन, 1703 में अरब के अब्दुल वहाब की शिक्षाओं और शाह वलीउल्लाह के उपदेशों ने पश्चिमी प्रभावों के प्रति पुनरुत्थानवादी प्रतिक्रिया को प्रेरित किया, जो भारतीय मुसलमानों में स्थापित हो गई थी। अब इस वहाबी आंदोलन का उद्देश्य क्या था भाई? मुस्लिम न्याय शास्त्र के उन 4 स्कूलों के बीच सद्भाव को बढ़ाना जिन्होंने भारतीय मुसलमानों को विभाजित किया था। लोकप्रियता, इनकी शिक्षाओं को शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेलवी ने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य दिया था, ठीक है। भी ये धार्मिक था लेकिन इसको राजनीतिक किसने बनाया था? शाह अब्दुल अजीज और सैयद अहमद बरेलवी ने। अब इसके कार्य क्या क्या थे? सैयद अहमद ने शुद्ध इस्लाम और उस समय के समाज में फैली कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। आरंभ में यह आंदोलन सिखों के खिलाफ निर्देशित था। शुरू में किसके खिलाफ था? सिखों के। परंतु पंजाब के ब्रिटिश विलय के बाद यह अंग्रेजों के खिलाफ हो गया, क्योंकि 1849 में इसको तो शामिल कर लिया जाता भी, जो पंजाब है उसको अपने उसमें मिला लेते हैं अंग्रेज। तो उसके बाद ये किसके खिलाफ हो जाता है? ब्रिटेन वालों, अंग्रेजों के खिलाफ हो जाता है। दमन, 1870 के दशक में ब्रिटिश सेना के सामने यह आंदोलन असफल हो गया। 1870 की भारतीय दंड संहिता में देशद्रोह शब्द की घोषणा हुई। जो दंड संहिता बनी थी 1870 की, उसमें पहली बार देशद्रोह की घोषणा की गई। इस प्रकार यह आंदोलन भारत में राजद्रोह कानून की शुरुआत का प्रतीक था, क्योंकि सबसे पहले इसी के लिए राजद्रोह शब्द का प्रयोग किया गया था। अब है भी फराजी आंदोलन, 1818 में हाजी शरीयतुल्लाह ने की थी। इसका क्षेत्र पूर्वी बंगाल था। ये फराजी आंदोलन कहाँ स्टार्ट होता है? पूर्वी बंगाल में। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य क्षेत्र के मुसलमानों के बीच मौजूद सामाजिक नवाचारों या गैर इस्लामी प्रथाओं का उन्मूलन करना था तथा मुसलमानों के रूप में कर्तव्यों के प्रति उनका ध्यान आकर्षित करना था। कार्य, 1840 के बाद ये दुदू मियाँ के नेतृत्व में क्रांतिकारी बन गया। इसे गांव से लेकर हर प्रांत, हर स्तर पर एक संगठनात्मक प्रणाली प्रदान की गई। यह आंदोलन जमींदारों के खिलाफ था। इनसे लड़ने के लिए कल्बों से लैस एक अर्धसैनिक बल का गठन किया गया, जिसमें ज्यादातर हिंदू थे। जमींदारों को किराया नहीं दिया गया। असफलता भी किसके खिलाफ था? जो फराजी आंदोलन था, जमींदारों के खिलाफ था, और उनके साथ उनसे विरोध करने के लिए एक अर्धबल सैनिक भी तैयार किया गया था, जिसमें ज्यादातर कौन थे भी? हिंदू थे। और इन्होंने क्या किया भी? जो जमींदार थे उनको किराया देने से मना कर दिया। असफलता, दुदू मियाँ को 1847 में गिरफ्तार कर लिया गया और 1862 में उनकी मृत्यु के साथ ही आंदोलन समाप्त हो गया, क्योंकि इनका मेन नेता कौन था भी? दुदू मियाँ था। उसको 1847 में गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1862 में उसकी मृत्यु के साथ ही आंदोलन समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष, फराजी आंदोलन का महत्व राजनीतिक की अपेक्षा धार्मिक अधिक था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई अहमदिया आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 1879 में पंजाब प्रांत में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा की गई थी। अब अहमदिया आंदोलन किसने चलाया था भी? मिर्जा गुलाम अहमद ने 1889 में चलाया था। और कहाँ भी? पंजाब प्रांत में। आपको पता होना चाहिए कहाँ चलाया था, किसने चलाया था और कब चलाया था। तो 1889 में, ठीक है, पंजाब प्रांत में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा चलाया गया था। उद्देश्य, इसके द्वारा इस्लाम में उदारवाद का परिचय देने की कोशिश की गई थी। भाई ये हम जो भी अभी पढ़ रहे हैं, फराजी पढ़ा है, अहमदिया पढ़ रहे हैं, इसके साथ हमने पहला कौन सा पढ़ा था भी? वहाबी पढ़ा था। ये सारे कौन से हैं? मुस्लिम आंदोलन हैं। अहमदिया आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत 1889 में पंजाब प्रांत में मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा की गई थी। अब इसके उद्देश्य क्या है? इसके द्वारा इस्लाम में उदारवाद का परिचय देने की कोशिश की गई थी। यह ब्रह्मो समाज के मानवतावाद के सार्वभौमिक धर्म की मान्यता पर आधारित था।
कार्य। इस आंदोलन ने भारतीय मुसलमानों के बीच पश्चिमी उदार शिक्षा का प्रसार किया। ये धर्म के साथ साथ मानव अधिकार और सहिष्णुता में भी विश्वास रखते थे। यह उदारवादी सिद्धांतों पर आधारित था। यह मात्र एक ऐसा मुस्लिम आंदोलन है जो यह मानता है कि मिर्जा गुलाम अहमद का जन्म धार्मिक मुद्दों और रक्तपात को समाप्त करने के लिए, नैतिकता, शांति व न्याय को बहाल करने के लिए हुआ था। अब इसका भी आपको पता चल गया कि अहमदी आंदोलन कौन सा था। मिर्जा गुलाम अहमद ने चलाया था। कहाँ पे चलाया था? पंजाब में 1889 में चलाया था। भाई ये क्या कहता है कि जो ब्रह्म समाज में जो मानवता पर बल दिया गया है ना, उसको सेम उसी की तरह ये कार्य करना चाहता था। इस आंदोलन ने जो भारतीय मुसलमानों के बीच जो पश्चिमी उदार शिक्षा का प्रसार किया, क्योंकि ब्रह्म समाज ने भी क्या किया था भाई? पश्चिमी शिक्षा का ही प्रसार किया था। ठीक है, ये आप इसके कार्य हो गए। अगर आपको कुछ ना भी आ रहा है तो आप कुछ चीज़ें ऐसी लिख सकते हैं। बस आपको मेन जो फैक्चुअल डाटा है ना वो अच्छे से याद होना चाहिए, कहाँ चलाया था, किसने चलाया था और मेन उद्देश्य उसका क्या था। ठीक है, अलीगढ़ आंदोलन। यह आंदोलन सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में 1875 में आरंभ किया गया था। अब इसका उद्देश्य, अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया है भाई? सर सैयद अहमद खान ने। कहाँ पर चलाया है? अलीगढ़ में 1875 में। अलीगढ़ से तो पता ही चल रहा है भाई, अलीगढ़ में। ठीक है, 1875 में। उद्देश्य, इसका प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी शिक्षा और ब्रिटिश सरकार के समर्थन के माध्यम से मुसलमानों का कल्याण करना था। सबको पता भी सर सैयद अहमद खान है जो पश्चिमी शिक्षा का समर्थन करते थे और ये ब्रिटिश साम्राज्य का भी समर्थन करते थे। ठीक है, तो ये पश्चिमी शिक्षा व ब्रिटिश सरकार के समर्थन के माध्यम से मुसलमानों का कल्याण करना चाहते थे। कार्य, 1875 में सर सैयद अहमद खान ने मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहा जाता है। इस आंदोलन ने मुस्लिम पुनरुत्थान में मदद की। इसने उन्हें एक आम भाषा दी जो कि उर्दू थी। ये सामाजिक सुधारों के साथ साथ लोकतांत्रिक आदर्श और अभिव्यक्ति के समर्थक थे। इन्होंने धार्मिक असहिष्णुता, अज्ञानता और तर्कहीनता के खिलाफ आवाज उठाई। सर सैयद अहमद खान ने तरजेहुल अकल हक, भाई इसकी बुक का नाम मेरे को पता नहीं कि ये अलग, क्योंकि ये मैंने गलत लिखी हुई, यहाँ पर कुछ और ही है भाई, तफलुद्दीन उल हकलाक कुछ ऐसी है। ठीक है, निकाली, जिसमें सामाजिक और धार्मिक मुद्दों पर लोगों में चेतना जागृत हुई। ठीक है, अब अलीगढ़ आंदोलन आपको पता चल गया भाई। अलीगढ़ आंदोलन किसने? 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ में चलाया गया था। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था भाई? ये पश्चिमी शिक्षा के पक्षधर थे और ब्रिटिश साम्राज्य के भी पक्षधर थे। उनके माध्यम से क्या करना चाहते थे? जो मुसलमान है उनका उत्थान करना चाहते थे। इन्होंने कौन कौन से कार्य किए थे? 1875 में जब ये आंदोलन स्टार्ट होता ना, तभी इन्होंने भी एक ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उसी को बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ इन्होंने भी एक उर्दू भाषा का भी प्रचार किया। ठीक है, ये सारा हो गया भी आपका अलीगढ़ आंदोलन। फिर है देवबंद आंदोलन। इस आंदोलन की शुरुआत 1866 में सहारनपुर जिले संयुक्त प्रांत, यानी कि जो पहले संयुक्त प्रांत था उसका सहारनपुर जिले के दारुल उलूम देवबंद में मोहम्मद कासिम ननोतवी और राशिद अहमद गंगोही द्वारा मुस्लिम समुदाय के नेताओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। देवबंद आंदोलन, इस आंदोलन की शुरुआत वर्ष 1866 में सहारनपुर जिले संयुक्त प्रांत के दारुल उलूम देवबंद में मोहम्मद कासिम ननोतवी और राशिद अहमद गंगोही द्वारा मुस्लिम समुदाय के नेताओं को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से की गई थी। अब किस किसने इसको स्टार्ट किया था भाई? एक तो मोहम्मद कासिम ननोतवी और राशिद अहमद गंगोही ने। क्यों किया था भाई? मुस्लिम समुदाय के जो नेताओं को प्रशिक्षित करने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? देवबंद आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य मुस्लिम समुदाय का नैतिक और धार्मिक उत्थान करना था। कार्य, देवबंद आंदोलन ने राजनीतिक मोर्चे पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया। 1888 में अहमद खां के संगठन के खिलाफ एक फतवा जारी किया। इन्होंने इस्लामी सिद्धांतों और राष्ट्रवादी आकांक्षाओं के संश्लेषण पर काम किया। इसके समर्थक सिबली नोमानी ने शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी भाषा और यूरोपीय विज्ञान को शामिल करने का समर्थन किया था। पारसी धार्मिक सामाजिक सुधार। 19वीं सदी के मध्य में मुंबई में पारसियों के बीच एक धार्मिक सुधार की शुरुआत हुई। 1851 में नारोजी फुरदोजी, दादाभाई नारोजी, एस बंगाली और अन्य रहनुमाई माजदायन सभा की स्थापना की। दादाभाई नारोजी ने सामाजिक धार्मिक सुधारों के उद्देश्य से राष्ट्रगफ्तूर नामक एक पत्रिका की शुरुआत की। आर्थिक क्षेत्र में धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया। पारसी समाज सुधारकों ने धार्मिक क्षेत्र में व्याप्त रूढ़िवादिता के खिलाफ अभियान चलाया और लड़कियों की शादी, शिक्षा तथा विशेष रूप से महिलाओं की सामाजिक स्थिति के संबंध में पारसी सामाजिक रीति रिवाजों के आधुनिकीकरण की पहल की। समय के साथ साथ पारसी समाज का सबसे पाश्चात्य वर्ग बन गया।
सिखों में धार्मिक सुधार तथा सामाजिक सुधार। भूमिका। 19वीं सदी के अंत में सिखों द्वारा सामाजिक तथा धार्मिक दोनों क्षेत्रों में सुधार किए गए। धार्मिक सुधार का आरंभ अमृतसर में खालसा कॉलेज की शुरुआत से होता है। 1892 में अमृतसर में सिंह सभा और ब्रिटिश समर्थन से खालसा कॉलेज की स्थापना की गई थी। गुरुमुखी लिपि, सिख शिक्षा, पंजाबी साहित्य को समग्र रूप से बढ़ावा मिला। 1920 में अकाली आंदोलन ने इन सुधार की गति की ओर भी अधिक बढ़ावा दिया। इनका प्रमुख उद्देश्य गुरुद्वारों के प्रबंधन में सुधार करना था। 1925 में कानून के माध्यम से गुरुद्वारा प्रबंधन समिति के गुरुद्वारों का प्रबंधन का अधिकार मिला। भाई ये आपको एक तो सिखों का किया है थोड़ा सा, सिखों में धार्मिक सुधार तथा सामाजिक सुधार कैसे हुआ। और पारसियों में आपको पता कि भाई जो राजा राम मोहन राय थे ना, वो दादा भाई नारोजी थे, वो क्या थे भी पारसी थे। ठीक है, तो ये वाले सारे आपके सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन हो गए।